अलग केसेस कंप्लीट हो गए थे, तो उसमें से कोई डाउट है किसी का? नो वन? और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, व्हाट अबाउट देम? उन्हें समझ आ रहा है? मैम वो जो तो बच्चे नहीं है कभी। क्या? मैम वो तो बोलते ही नहीं है मैम, है तो सही एक दो है, लेकिन अभी मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो कभी बोलते ही नहीं। हाँ, बच्चे डाउट्स पूछते नहीं, क्योंकि मुझे जैसे दूसरा सेक्शन है तो उसमें से अगर डाउट होता है बच्चे पूछ लेते हैं काफी, बट उधर के हिंदी मीडियम वाले भी बोल देते हैं अगर कोई वर्ड हिंदी में ना समझ आए कि मैम ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उन्हें हिंदी में अलग से भी करवाऊंगी वो टॉपिक्स। उनकी हिंदी की क्लास अलग भी लेनी है, तो इसलिए मैं पूछती रहती हूँ इस ग्रुप में कि हिंदी के बच्चे हैं क्या, कोई बोलता ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, सब अपना इंडिविजुअली बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, या फिर सिलेबस ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? तो मैम ठीक और साथ साथ रिवीजन कितने परसेंट ऑफ बच्चे कर रहे हैं? है। थोड़ा मुश्किल है ये मैम, बट देख ही रहे हैं साथ साथ ना। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो थोड़ा बैकलॉग भी है, तो मैं वो भी देख रहा था थोड़ा, तो इसलिए। ठीक है। जनवरी भी आधे से ज्यादा निकल गया है, तो कोशिश करो कि अब फाइनली स्टार्ट कर दो। 1 महीना ही है अगर देखा जाए तो परसेंट गिरे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही आती है। उसके बाद तो फोर श्योर होता है कि परसेंटेज आपकी गिरनी ही है अगर आप सेम मेहनत पर चलो। क्योंकि होता क्या है, अभी तो जिन्होंने जैसे 11th 12th में इकोनॉमिक्स ली हुई थी उनके लिए सेम सेम कॉन्सेप्ट है, तो पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ रहे हैं। और इसके बाद होगा क्या, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में नए नए टॉपिक्स आएंगे, तो नए टॉपिक्स में ऑब्वियसली कम मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि कोशिश करो कि इसी टर्म में आपके मैक्सिमम आ जाए। मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि जो फर्स्ट सेकंड में आ गए मार्क्स वो मैक्सिमम होते थे हर बच्चे के। यस बाकी मैम। कोई भी डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क, या फिर कोई भी क्लास में प्रॉब्लम होगी तो यू आर फ्री टू आस्क एवरीवन। ठीक है। यस मैम। ओके। और एग्जाम्स आपके मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होनी है, क्योंकि अभी तक कोई पॉसिबिलिटीज आ नहीं रही है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे। तो फिलहाल के लिए ऑनलाइन के तरीके से ही प्रिपरेशन करो। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ्री कि हाँ हमारा ऑनलाइन होना है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, शायद सुना होगा कभी। तो क्वेश्चन अगर जी पूछे मैम। कुछ और आप कुछ और टॉपिक टिप के लिख दो तो वो बात भी नहीं चलेगी। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैम ने इसमें कहा था कि इस टॉपिक में ग्राफ जरूर बना देना, ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ग्राफ नेट पे से कॉपी कर रहा हूँ तो एटलीस्ट अगर नेट वाले ग्राफ में एबीसी लिखा है तो मैं एबीसी ना लिखूं, मैं सी डी ई लिख दूं उसकी जगह। तो इसने यस थोड़ा मैम। बहुत यस मैम, इतना तो कर लेंगे। यस मैम। मतलब नकल करनी ही है, इतना तो कर लेंगे। मैम आप खुद ही नहीं बता रहे हो, टिप्स दे रहे हो खुद ही मैम आप, थैंक यू मैम। मैम आप एक दो मैं हिंट थैंक यू और दे मैम। दो जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे तो। टिप्स में यही दे सकती हूँ कि बस नकल के लिए अकल साथ रखना। और ओके मैम। सेकेंड थिंग इज, अगर बेस आपने कमजोर कर लिया अपना, तो आगे आने वाले सेमेस्टर जब ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको ही होगी। क्वेश्चन क्योंकि पेपर भी देते हैं। क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो तो मेरे पास नहीं है। मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि अभी तो ऑनलाइन है सब, तो ठीक है आपके एग्जाम ऑनलाइन है तो ये लाइफ टाइम तो चलेगा नहीं। आगे आने वाले 1 साल बाद पॉसिबिलिटी है, या फिर आपके थर्ड ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि ऑफलाइन पेपर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। और चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर आपका ये बेस वीक हो गया, जैसे अगर आपको पता ही ना हो कि इंडिफरेंस कर्व अलग अलग, जैसे 4 गुड्स हैं ये सब्स्टिट्यूट इन्फीरियर वगैरह, तो इन सब के लिए अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होती है। अगर आपको यही चीज नहीं पता तो आगे आने वाले टाइम पे आप इसके फॉर्मूला कैसे बनाओगे? ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बेस मत वीक करो अपना, और डिपेंडेंट मत रहो किसी चीज पे। जैसे मान लो अगर क्लास नहीं हो रही, तो ये नहीं है कि आपने 1 वीक तक इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, 1 वीक में तो भूल ही जाओगे सारा। कोई भी भूल जाता है, 2 महीने में ही भूल जाता है इंसान की मैं पिछले सेमेस्टर क्या पढ़ के आया हूँ। तो थोड़ा बहुत अपना रखो माइंड में आइडिया कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था और क्या चीज कैसे हो रही है। यस मैम। इक्विलिब्रियम तक हमने कर लिया था, कोशिश करके थोड़ा पढ़ लेना टाइम निकाल के फ्रॉम योर प्रीशियस टाइम टेबल। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं आज कंट्रोल इन प्राइसेस, और थोड़ा बहुत टैक्सेशन का आइडिया ले लेंगे बस। नेक्स्ट क्लास में टैक्सेस का छोटा सा पार्ट रह जाएगा हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। फिर ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट है।
आज इसका 5% पार्ट कर रहे हैं, 1% नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, देन थर्ड यूनिट कंप्लीट। तो हमें पता है हमारी इकोनॉमिक्स में किसी भी गुड का अगर डिमांड या फिर सप्लाई लेवल हमें डिटरमाइन करना होता है, देखना होता है, तो वो हम प्राइस लेवल के ऊपर देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बताया कि किसी भी गुड का अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होगा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। और सिमिलरली प्राइस लेवल बढ़ने के साथ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट भी होता है कि अगर प्राइस लेवल कम हुआ तो डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई। ठीक है, तो वी कैन सी कि ब्रॉड बेसिस पे अगर हम जनरल वे में देखें तो प्राइस लेवल ही डिटरमाइन करता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई, और डिमांड और सप्लाई मिलकर डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम लेवल। तो इन जनरल प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम लेवल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब आता है कि अगर गवर्नमेंट को इक्विलिब्रियम लेवल या फिर डिमांड सप्लाई को कंट्रोल में रखना है तो गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला कि हम प्राइस लेवल कंट्रोल में रखेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, वो सब रेगुलेटरी बॉडीज अथॉरिटीज जो जो प्राइस लेवल को डिटरमाइन करती हैं, जैसे मानो अगर अंबुजा सीमेंट है, ठीक है, अब अंबुजा सीमेंट को अगर अपना प्रोडक्ट्स का प्राइस लेवल डिटरमाइन करना है तो ये तो है नहीं कि मोदी आएगा और बताएगा कि आपको इतना प्राइस लेवल रखना है, नहीं। अंबुजा का जो सीईओ होगा या फिर जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा वो डिटरमाइन करेगा कि अगर मैं इतना प्राइस रखूं तो इतने पे डिमांड सप्लाई मेरे प्रोडक्ट्स की इतनी रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह प्राइस लेवल कंट्रोल किया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू। रेगुलेटरी बॉडीज मतलब जो प्राइस को कंट्रोल में रखने की कैपेसिटी रखता है और पोस्ट रखता है। पोस्ट मतलब डेजिग्नेशन हो जिसकी कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइस लेवल को कैलकुलेट करने का, ये इस पर्टिकुलर कंपनी की पॉलिसीज को फ्रेम करता है। ठीक है, और हम जनरल में भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्राइसेस, जबकि प्राइसेस रेगुलेट किया जाता है थ्रू अथॉरिटीज। अब प्राइस को कंट्रोल में रखने के टू मेथड्स हैं, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। सीलिंग जैसे आप अपने घर का एग्जांपल लो, आजकल फ्लैट सिस्टम चल रहा है, फ्लैट सिस्टम या फिर कहें फ्लोर सिस्टम, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो हमारे ऊपर रूफ होती है, छत होती है, उसको हम सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, यस तो मैम। सीलिंग का क्या काम है, सीलिंग हमें बताती है कि ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर से सेकंड फ्लोर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फ्लोर्स की बात करें, जमीन की बात करें, जमीन हमें बताती है कि यहाँ तक ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे अगर हम बात करें तो वो ग्राउंड फ्लोर है। तो मैक्सिमम प्राइस होता है मैम बेसिकली ना। हाँ, तो सिमिलरली प्राइसेस में होता है, प्राइस सीलिंग हमें बताएगा कि इतना प्राइस रखना है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, वो हो गया मैक्सिमम प्राइस। प्राइस फ्लोर हमें बताएगा, मतलब प्राइसेस का मिनिमम फ्लोर, प्राइस। कि इतना प्राइस रहेगा, इसके पीछे प्राइस नहीं जाएगा, ये हो गया मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो अगर इसको इंग्लिश में बोले, ए लीगल मैक्सिमम प्राइस एट विच गुड कैन बी सोल्ड। सोल्ड या फिर परचेज बात एक ही है, कोई चीज बिकेगी तभी तो वो खरीदी जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेथड्स है प्राइस सीलिंग के, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्राइस रेगुलेशन, प्राइस को रेगुलेट करना या फिर कंट्रोल ऑफ प्राइसेस। अब ये तो हो गया गुड्स और सर्विसेज के केस में, अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विस खरीद रहे हैं, सर्विस एज एन जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए थे, मान लो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विस होती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना। सर्विसेज में अर्बन क्लैब भी आ सकता है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, आजकल तो बहुत चल रहा है, जैसे हमारे हाउसेज अगर हमें शिफ्ट करने होते हैं तो उसके लिए भी हम पर्सन्स को बुला सकते हैं कि हमने ऑनलाइन पर्सन्स को बुलाया, वो आके अपना हमारा सामान सारा पैक करेंगे और दूसरे घर ले जाके अनपैक करके लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी उनको कायदे में हम सर्विसेज का पे करते हैं, वो हमें सामान नहीं दे रहा, कुछ सिर्फ हमें अपनी सर्विस दे रहा है, हमने उस सर्विस के लिए उनको पे किया। अब बात आती है कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए तो हम प्राइस लेवल डिटरमाइन करेंगे। अगर कोई भी चीज, जैसे बिल्डिंग्स है, मशीनरी है या फिर लैंड है, जमीन, तो इनके लिए अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो उस किराए को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। उस चीज को हम बोलते हैं रेंट कंट्रोल। ये तो हो गया प्राइस कंट्रोल, उसको हम बोलेंगे रेंट कंट्रोल। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्राइस कंट्रोल ऑफ प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। अच्छा, ये जो हमने प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर लगाया, ये बाइंडिंग भी हो सकता है, नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब रेगुलेट करना, पर्सन्स को अपने कंट्रोल में करना, और नॉन बाइंडिंग मतलब किसी चीज को हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे, अगर कोई पर्सन किसी का प्राइस कितना भी कम या ज्यादा कर रहा है तो वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है।
तो दोनों के ही केस में प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर दोनों के लिए ही बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग है। इसका मतलब टोटल 4 केस हो गए, प्राइस सीलिंग का बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, प्राइस फ्लोर का बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, टोटल 4 केसेस। तो 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट इज प्राइस सीलिंग जो कि बाइंडिंग नहीं है, मतलब जो किसी पर्सन को कंट्रोल में नहीं कर रही, उसके एक्शंस को डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर रही। तो फर्स्ट है प्राइस और क्वांटिटी एक्स और वाई एक्सिस पर है। नाउ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें गिवन है। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है 3, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 100 यूनिट्स। अब इधर डिमांड सप्लाई जो है इनिशियल वाला वो ब्लू लाइन से दिखाया गया है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, प्राइस सीलिंग लगा दी कि $4 हमारा मैक्सिमम प्राइस है, इसके ऊपर प्राइस लेवल नहीं जा सकता। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स को पता है कि भाई $4 के ऊपर हम प्राइस नहीं रख सकते, लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, 4 तक वो प्राइस को लेके जा सकता है इन सम कंडीशंस, लेकिन मेजरली वो प्राइस को $3 पर रखेगा। 3 से नीचे वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तब उसको लॉसेस होंगे। 3 से 4 के बीच में वो अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, मतलब 3 पे तो वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले ही रहा है प्रोड्यूसर। 3 से अगर वो 4 के बीच में कहीं पे भी रखता है, वहां पे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 से 4 के भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट रन में होंगे। लॉन्ग रन में जो प्रोड्यूसर होगा वो प्राइस को $3 पर ही रखेगा। तो इसका मतलब 4 से उसको कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ही इज सेलिब्रेटिंग द प्राइस एज $3। तो ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम। आई एम रिपीटिंग, जिनको रिवीजन करनी हो। सो प्राइस सीलिंग हमें बताएगा मैक्सिमम प्राइस लेवल। इनिशियली इक्विलिब्रियम प्राइस था $3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स। ठीक है, डिमांड सप्लाई जो इनिशियल डिमांड सप्लाई था वो ब्लू लाइन से हमने दिखाई। अब कोई भी प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर दोनों को ही इक्विलिब्रियम लेवल पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर होगा उसे $3 का प्राइस चाहिए ही चाहिए अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए, और जो कंज्यूमर होगा वो किसी भी गुड का ज्यादा से ज्यादा $3 पे करने के लिए विलिंग है। अगर 3 से ऊपर पे करता है कंज्यूमर्स तो उसका सरप्लस कम होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों $3 पर रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइस $4 तक जा सकता है। $4 के नीचे रखना वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, बट 4 के ऊपर नहीं कर सकते हैं प्राइस। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि मुझे तो $3 पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्राइस में 3 पर ही रखूंगा। और अगर प्रोड्यूसर चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन करने के लिए शॉर्ट रन में सिर्फ, तो वो 3 और 4 के बीच रख सकता है, बट इन द लॉन्ग रन प्राइस $3 पर ही रहेगा। सो दिस इज नॉन बाइंडिंग फॉर प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स ने प्राइस 3 पर रखा तो कंज्यूमर्स भी 3 पे करेगा, सो इट इज नॉन बाइंडिंग फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बट मेजरली ये बात करेंगे हम प्रोड्यूसर की, क्योंकि प्राइस लेवल जो इम्पैक्ट करता है मेजरली जो डिसाइड किया जाता है वो प्रोड्यूसर की साइड से किया जाता है। क्योंकि जैसे अगर हम किसी शॉप पर गए सामान खरीदने गए, तो कंज्यूमर नहीं, हम सामान खरीदने गए, हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये चीज इतने की है हमें इतने की दो। वो जो शॉपकीपर होगा वो हमें बताएगा कि ये चीज इतने की है, आपको इतने पैसे पे करने हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर है मेजरली प्रोड्यूसर के या फिर सप्लायर के एंड को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब प्राइस सीलिंग जो कि बाइंडिंग है, मतलब रेगुलेट कर रही है, इनिशियल ये सेम है $3 एंड 100 यूनिट्स। हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस $3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 100 यूनिट्स, ये चीज फिक्स है। इनिशियल डिमांड सप्लाई लेवल भी गिवन है ब्लू लाइंस। नाउ हमें पहले प्राइस था इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, अब प्राइस हो गया इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि तुम $2 से ऊपर प्राइस को नहीं रख सकते, $2 के नीचे ही प्राइस रहेगा। अब प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो $3 पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो उतना ही मैं अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए मैं सप्लाई लेवल कम कर दूंगा ताकि मुझे लॉसेस ना हो। मान लो पहले कोई भी टी शर्ट अगर 500 रुपीज की सेल हो रही थी, 100 टी शर्ट 500 रुपीज की ईच। अब प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट गेन करने के लिए उसने कहा ठीक है, अगर मुझे कम प्राइसेस रखने पड़े तो मैं 100 की जगह 50 टी शर्ट ही बेचूंगा, मेरे को ज्यादा टी शर्ट सेल नहीं करनी ताकि मुझे ज्यादा लॉसेस ना हो। ठीक है, चाहे मैं जीरो जीरो प्रॉफिट गेन करूं,
लेकिन मैं लॉसेस गेन नहीं करूंगा, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इट इज बाइंडिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अपनी सप्लाई कम करनी पड़ी ना, सो इट इज बाइंडिंग फॉर प्रोड्यूसर्स। और अगर सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, हमें पता है कि इससे मार्केट में शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज किसकी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, सो अगर प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे हो, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि आप $2 से ऊपर का प्राइस नहीं रख सकते, जबकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो है ही 3 के नीचे हम जाना नहीं चाहते, इसीलिए दिस इज बाइंडिंग। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर प्राइस सीलिंग हुई तो नॉन बाइंडिंग, इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे प्राइस सीलिंग हुई तो बाइंडिंग। इन शॉर्ट वी कैन से कि जो मतलब लाइन के अंडर का एरिया है वो इक्विलिब्रियम लेवल उस एरिया के अंदर आना चाहिए। जैसे प्राइस सीलिंग के मतलब $4 के नीचे नीचे हम प्राइस रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस उस एरिया में आ रहा था, सो इट इज नॉट बाइंडिंग। अब $2 के ऊपर प्राइस हम रख नहीं सकते, लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल उस एरिया में आ रहा है जहाँ पे हम प्राइस नहीं रखना, इसीलिए इट इज बाइंडिंग। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी का इसमें? नो मैम। मैम 2-3 बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप ऐड कर लो। 4 बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, गलत बात है। बोलो कौन ज्वाइन कर रहा है? एक शिवान सर हो रहा है। ठीक है, प्राइस सीलिंग क्लियर है? यस मैम। ये वही सेम एग्जांपल है, इसका बस प्रोडक्ट चेंज कर दिया, रेंट कंट्रोल बाद में, पहले प्राइस फ्लोर कंप्लीट करेंगे। जैसे प्राइस सीलिंग था मैक्सिमम प्राइस लेवल, प्राइस फ्लोर है मिनिमम प्राइस लेवल। तो अब प्राइस फ्लोर हमें इसमें $3 इक्विलिब्रियम प्राइस और 100 यूनिट्स, ये चीज हमारी फिक्स रहेगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि हर केस में, हम अपने एग्जांपल्स में फिक्स कर रहे हैं, अगर आप अपने एग्जांपल्स दोगे तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे 3 से समझाया तो आप यहाँ पे भी 3 से ही समझाओगे। मेन बात है इक्विलिब्रियम पॉइंट की। बच्चे भाग भाग के आते हैं कि भाई इन कर दिया, आ जाओ फटाफट। अब बात है प्राइस फ्लोर जो कि बाइंडिंग नहीं है, वो कैसे? लेट्स सी। गवर्नमेंट ने कहा कि आप $2 से नीचे का प्राइस नहीं रख सकते, $2 से ऊपर का ही प्राइस रखना है, क्योंकि प्राइस फ्लोर हमें मिनिमम प्राइस बता रहा है। मिनिमम प्राइस इज $2, इससे ऊपर का ही प्राइस रहेगा। अब वी कैन सी कि $2 से ऊपर का जो एरिया है उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस कवर हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस है 3, सो हम 2 से ऊपर ऊपर प्राइस रखेंगे। इसका मतलब हम इन द लॉन्ग रन $3 प्राइस पे आके रुकेंगे। इसका मतलब ये प्राइस फ्लोर बाइंडिंग नहीं है। और अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम लेवल की, अगर प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर लगाया गया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस तो था हमारा 3, गवर्नमेंट ने कहा कि आप $4 से नीचे का प्राइस नहीं कर सकते, आपका मिनिमम प्राइस लेवल ही 4 है, हमें $4 से ऊपर ऊपर प्राइस रखना है। अब हमारे को 4 से ऊपर ऊपर प्राइस रखना है, लेकिन 3 से ऊपर हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि 3 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इससे होगा क्या, जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर मैक्सिमम 3 प्राइस पे करने के लिए विलिंग थे, लेकिन जब $4 प्राइस लेवल हो गया तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई। इसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होना, सप्लाई का ज्यादा होना, इसका मतलब इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस, एक ही बात है। सरप्लस किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। सरप्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे प्रोड्यूसर्स को तो प्रॉफिट है तो वो अपनी सप्लाई लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन ज्यादा प्राइस पे कंज्यूमर्स का लॉस है, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दिस इज व्हाई दिस प्राइस फ्लोर इज बाइंडिंग। क्लियर?
अब सेम बात आती है रेंट कंट्रोल की। अब जैसे हमारी लैंड या बिल्डिंग होती है तो शॉर्ट रन में इनकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। वो कैसे? जैसे अगर बात करें, मैंने एग्जांपल दिया था कॉलेज का कि हमें बात कहे कि आपको विद इन 1 मंथ ये वाला कॉलेज शिफ्ट करना है। अब ये बात हुई शॉर्ट रन की, क्योंकि 1 मंथ का टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम पीरियड में कोई भी कॉलेज या फिर स्कूल शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम पर उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया का सप्लाई लेवल हो गया इनइलास्टिक, क्योंकि इतने कम टाइम पीरियड में नो वन कैन चेंज दी, नो वन कैन शिफ्ट एनीथिंग। अगर हम बात करें किसी बिल्डिंग की, तो 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी बिल्डिंग खाली करना, मतलब छोटी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, तो विद इन अ मंथ दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अगर हम किसी कोई खाली जगह है, बिल्कुल वीरान जगह है, जंगल, तो अगर हम बात करें कि हम उस जगह पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसी जगह पर कोई भी घर नहीं बनाना चाहेगा। तो इसीलिए शॉर्ट रन में ऐसी ऐसे अपार्टमेंट्स की, हाउसेस की, लैंड की या फिर बिल्डिंग मशीनरी की सप्लाई इनइलास्टिक होती है। और जब सप्लाई इनइलास्टिक है, इसका मतलब हमारा सप्लाई कर वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब है कि प्राइस लेवल कितना भी कम या ज्यादा हो जाए, उस चीज की सप्लाई सेम ही रहेगी, सप्लाई लेवल यूनिट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। और लॉन्ग रन में जस्ट अपोजिट है। लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है और ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी जगह को चेंज कर सके। जैसे अगर हमें 1 साल का टाइम दिया जाए तो वी कैन इजीली शिफ्ट आवर हाउसेज या फिर स्कूल कॉलेजेस। और जैसे मैंने अभी बात की थी, कोई फॉरेस्ट में, कोई जंगल में, अगर हम कहें कि हमें कल जाके वहां शिफ्ट होना है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 साल बाद वो वाली जगह रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी और वी कैन लिव देयर, हम वहां जाके रह सकते हैं, क्योंकि 1 साल बाद वहां पे घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज पॉसिबल। इसीलिए लॉन्ग रन में सप्लाई लेवल इलास्टिक होगा। और डिमांड भी, डिमांड कर्व का अगर आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड कर्व थोड़ा सा स्टीपर है, स्टीपर मतलब थोड़ा खड़ा हुआ है, और राइट हैंड साइड पर डिमांड कर्व फ्लैटर है। सो वी कैन से कि शॉर्ट रन में सप्लाई तो हमेशा इनइलास्टिक है एसेट्स की, और लॉन्ग रन में सप्लाई इलास्टिक है, और डिमांड लेवल में भी मोर इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक मतलब ज्यादा फ्लैटर। ठीक है। अब प्राइस, जो प्राइसेस हैं अपार्टमेंट्स के, प्राइस लेवल में सेम अमाउंट से चेंज हुआ दोनों ही बात में। शॉर्ट रन में भी प्राइसेस सेम अमाउंट से चेंज हुए, लॉन्ग रन में भी। लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा इम्पैक्ट आया, क्योंकि प्राइसेस कम होने की वजह से कंज्यूमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस है अपने डिमांड को सब्स्टिट्यूट करने का। तो इसीलिए बहुत लार्ज स्केल पर डिमांड में चेंजेस आए और सप्लाई में चेंजेस आए। दिस इज व्हाई वी कैन से कि लॉन्ग रन में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डिमांड एंड सप्लाई एज कंपेयर टू द शॉर्ट रन। ये क्लियर है? यस मैम। अब बात आई मिनिमम वेज लेवल की। जैसे वेजेस का मतलब होता है पेमेंट, या फिर जैसे सैलरी की बात करो, सैलरी तो हमें मंथली मिलती है, ठीक है, लेबर्स को सैलरी मंथली मिलती है। लेकिन अगर वेज का हम बात करें, वेज कायदे में पर डे या फिर पर वीक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो वेजेस कब बाइंडिंग होंगे? जब इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर वेजेस सेटल किए जाए। जैसे हमारा रेंट और प्राइसेस का था इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पर डिमांड सप्लाई आपस में कट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा मिनिमम वेज लेवल ज्यादा होगा। अब ज्यादा वेज लेवल होने की वजह से लेबर की सप्लाई तो बढ़ जाएगी। लेबर की सप्लाई कहाँ से हो रही है? वर्कर्स की साइड से। लेबर सप्लाई मतलब कितने ज्यादा वर्कर्स अवेलेबल है काम करने के लिए। और लेबर की डिमांड कौन करता है? फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई बड़ी सी कंपनी है, उसने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, लोगों को हायर करना शुरू किया अपनी कंपनी के लिए, इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए। इसका मतलब वो लड़की डिमांड, वो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है कि मुझे ज्यादा वर्कर्स चाहिए। और सप्लाई कहाँ से होगी? वर्कर्स आए, इंटरव्यू देने कैंडिडेट्स आए, उन्होंने अप्लाई किया कंपनी में, तो लेबर सप्लाई हमेशा वर्कर्स की साइड से होगी। तो जितना ज्यादा मिनिमम वेज होगा उतनी ही ज्यादा लेबर सप्लाई होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा कोई कंपनी सैलरी पे करेगी, उतनी ज्यादा लोग वहां पे काम करना चाहेंगे। इसका मतलब दिस इज बाइंडिंग, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रहा है अपने लेबर्स की सप्लाई को, लेबर्स की डिमांड को। अब हमारा एक टॉपिक रह गया बस, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेस। मतलब इसमें आएगा हमारा बर्डन ऑफ टैक्स। मैम एक दिन लेबर वाला कॉन्सेप्ट समझा दो। ठीक है। लेबर की
जैसे लेबर होते हैं वर्कर्स, जो लोग काम करते हैं, तो हम अगर आप मेजरली इसमें अपने माइंड में एग्जांपल लेके चलो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयज की सप्लाई, मतलब कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल है। अगर हमारी फैमिली में 10 हमारे 10 फैमिली मेंबर्स हैं, 10 की 10 फैमिली मेंबर्स काम करने के लिए विलिंग है, कहीं पे जॉब करने के लिए विलिंग है, इसका मतलब हमारी फैमिली के लिए लेबर सप्लाई हो गई 10, क्योंकि 10 के 10 लोग काम करने के लिए अवेलेबल है। और एक कंपनी आई, उसने आकर हमारी 8 फैमिली मेंबर्स को हायर कर लिया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही बस 8 की थी, वैकेंसी जो थी कंपनी में सिर्फ 8 की थी। तो इसका मतलब लेबर की डिमांड थी 8 और लेबर की सप्लाई थी 10। ये चीज क्लियर हुई? अब यस मैम। हाँ जी मैम। अब लेबर की सप्लाई और डिमांड, इसका मतलब कितने लोग हमारी फैमिली में से जॉब करने के लिए तैयार हैं और कितने नहीं, वो चीज डिमांड करेगी सैलरी लेवल। सैलरी मतलब वेज लेवल, ठीक है। वेज कायदे में पर डे या फिर पर वीक के अकॉर्डिंग मिलता है कि आपने इस हफ्ते इतना काम, एक दिहाड़ी हिंदी में अगर हम बात कहें, ठीक है, मेहनताना या दिहाड़ी। तो जितनी ज्यादा वेज लेवल होगा उतनी ही ज्यादा लेबर सप्लाई होगी, मतलब जितना ज्यादा कोई कंपनी वेज देगी, सैलरी देगी, उतने ही ज्यादा फैमिली मेंबर्स काम करना चाहेंगे। तो मान लो कि पहले कंपनी ने डिमांड की 8 मेंबर्स की, तो जैसे ब्लू लाइन जहाँ पे डिमांड सप्लाई आपस में कट कर रहे हैं, ब्लू लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उतना एज्यूम करो कि 8 था, लेबर सप्लाई थी 8, डिमांड था 8। अब कंपनी ने कहा कि मिनिमम वेज लेवल हमने बढ़ा दिया, पहले हम कुछ मान लो सैलरी दे थे 20,000, अब हम मिनिमम 25,000 सैलरी हर पर्सन को देंगे। तो अब 8 में से 10 के 10 फैमिली मेंबर्स काम करने के लिए रेडी हैं कि भाई कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी, हम भी जॉब करना चाहेंगे। तो लेबर सप्लाई बढ़ गई, रेड लाइन, लेबर सप्लाई बढ़कर ज्यादा हो गई। लेकिन पहले कंपनी 8 लोगों को हायर कर रही थी, कंपनी ने कहा हम ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो हम सिर्फ 6 लोगों को हायर करेंगे, क्योंकि हम इतना खर्चा नहीं करना चाहते। तो बीच में जो डिमांड हो गई 6 की और सप्लाई हो गई 10 की, तो जो ये गैप आया, दिस इज लेबर सरप्लस, मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग काम करने के लिए आ गए जबकि इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लेबर सरप्लस। काम करने के लिए 10 लोग तैयार है ना, और हायर सिर्फ 6 को किया, तो 4 लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए, कायदे में उन्हें जॉब नहीं मिली उस कंपनी में। आ गया मैम समझ, थैंक यू। ठीक है, अब बस एक टॉपिक रह गया, बर्डन ऑफ टैक्स, हाउ टैक्सेस ऑन बायर्स अफेक्ट आउटकम्स। ये ना, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स, टैक्स इंसिडेंस मतलब टैक्स बर्डन, फिर ये यूनिट कंप्लीट। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपकी यूनिट कंप्लीट है, कोशिश करना एक बार थोड़ा पढ़ लो, और अटेंडेंस तो ऋतिक भेज देना आपने। मैम एक बार एग्जाम पैटर्न बताओगे, लाइक कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या वेटेज, मतलब कुछ थोड़ा आइडिया। यस मैम, थोड़ा ब्लूप्रिंट टाइप। एग्जाम में यस मैम। आइडिया हो जाएगा ना कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, लाइक 6 मार्क का आएगा, 8 मार्क का आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने होंगे। इंटरनल्स भी। अप्रोक्सीमेटली आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। मान लो कि ओके। चॉइसेस तो आएगी ही, लेकिन ऐसा हो सकता है मान लो कि सेक्शन ए में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपल्सरी है, और सेक्शन 5 में 7 में से 5 करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन कितने हो, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। 6 to 8 के बीच में रहता है वैसे। और मिनिमम और अभी एमसीक्यूज तो नहीं होते अपने यहाँ पे शायद। क्या नहीं होते? एमसीक्यूज 7 वर्ड। नहीं, एमसीक्यू देखो अभी तक तो आए नहीं थे, मतलब आए ही नहीं है अभी तक एमसीक्यू। और जो छोटे बच्चों की जैसे ऑनलाइन हो रही है अभी, तो उनके तो एमसीक्यूज आ रहे हैं, बट कॉलेज लेवल पर तो आई गेस एमसीक्यू आना भी अनएथिकल है। हाँ, फायदा नहीं आने का भी। फायदा ओके, नहीं है, और मैम अनएथिकल है, इतने बड़े बच्चों के एमसीक्यूज नहीं आने चाहिए। मैम वैसे ठीक कहाँ है और बड़े मैम बच्चे। मैम यूपीएससी में भी इंटरनल्स तो आते हैं फैम में ही मैम, होंगे ना। देखो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना कि क्वेश्चन आया, आपको उसमें डायग्राम का यूज करना है अपने स्टेटमेंट्स का, तो ऐसे ही एग्जाम का पैटर्न आता है। बाकी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं आपको प्रेजेंटेशन और 5 पेपर्स के थ्रू आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसा एग्जाम आने वाला है। तो ओके एटलीस्ट मैम। एक पेपर खुद से सॉल्व करके देखना कि आपकी क्या स्पीड बन रही है। मैम इंटरनल्स तो फैम में ही होंगे। ओके। इंटरनल जैसे अभी हुआ था ऐसे ही हो गए, 2 इंटरनल और होंगे, और मार्क्स मैं अपने आप भेज दूंगी अभी 1 वीक का टाइम, मतलब मैं खुद अपना फ्री होके मार्क्स आपको मिल जाएंगे मुझे जिसने दिया है। ओके मैम। ओके, ओके मैम।
नो मैम। नो मैम। मैम ओके। एक्सक्यूज मी मैम मैम रुको। मैम वो आपने चेक किए असाइनमेंट असाइनमेंट चेक किए मैम? अभी वही तो बोला मैंने विज्ञान आपको। प्लीज लेट मी इन। मैं भेज दूंगी आपको मार्क्स। मैम दिस इज अभिज्ञान प्लीज लेट